8 अगस्त 2016 जब तमिलनाडु में एक चलती ट्रेन की छत काटकर 4 करोड़ के आसपास रुपए का डाका डाला जाता है। ये रॉबरी आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी में दर्ज है। और जब ये ट्रेन रॉबरी की गुत्थी सुलझ नहीं रही थी तो इस ट्रेन रॉबरी की गुत्थी को सुलझाने के लिए अंत में नासा से मदद ली गई थी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद देवेश। तो आइए जानते हैं भारत में अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी की कहानी देवेश की जुबानी। तो 8 अगस्त 2016 को रात 9 बजे चेन्नई सेलम एक्सप्रेस, जो कि एक पैसेंजर ट्रेन थी, सेलम से चलती है चेन्नई के लिए। पैसेंजर्स बैठे हुए थे सारी बोगियों में, लेकिन उस दिन खास बात ये थी कि 2 बोगियों को उस दिन खास तौर पर रिजर्व किया गया था। उसमें आम पैसेंजर्स अलाउड नहीं थे। और ये 2 बोगी जो रिजर्व किया गया था वो अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि आरबीआई। और ये दोनों बोगी इसलिए रिजर्व किए गए थे क्योंकि इसमें आरबीआई के 342 करोड़ रुपए रखे गए थे। 224 लकड़ी के बॉक्स बनाए गए थे और ये जो 342 करोड़ रुपए थे वो इन 224 बॉक्स में रखे गए थे। ये जो सारे नोट थे 342 करोड़ रुपए, ये 3 अलग अलग बैंकों के थे। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक इंडियन बैंक और एक इंडियन ओवरसीज बैंक के। ये जो 342 करोड़ रुपए थे ये तीनों बैंकों ने आरबीआई को इसलिए दिया था क्योंकि ये नोट सारे पुराने हो चुके थे। ये नोट सारे या तो 2005 के पहले के थे या 2005 तक के ही थे। तो नोट पुराने हो चुके थे तो कई नोट कट फट भी गए थे। तो तीनों बैंकों ने आरबीआई को नोट इसलिए दिए क्योंकि आरबीआई उनके इसके बदले में नए नोट दे, क्योंकि पुराने नोटों की हालत अब खस्ता हो चुकी थी। तो ये एक चलता रहता है कि कई नोट पुराने हो जाते हैं, कट फट जाते हैं। बहुत सारे लोग नोटों पर लिख देते हैं, हालांकि वो गलत है। तो ऐसे नोट वापस आरबीआई के खजाने में चले जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग स्टेट और अलग अलग जोन के हिसाब से उनका एक अपना खजाना होता है, जहां पर वो ऐसे पैसे को रखते हैं ले जाकर। फिर चाहे वो डिस्ट्रॉय हो या रिसाइकिल हो, जो भी हो, ये उनका प्रोसेस होता है। तो चेन्नई में एक ऐसी जगह थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जहाँ पे ऐसे नोट को रखा जाता था। तो ये 342 करोड़ जो चेन्नई सेलम एक्सप्रेस से जा रहे होते हैं, उनके 2 रिजर्व बोगी में 18 जवान तैनात होते हैं, जिसमें एक एसीपी रैंक का ऑफिसर होता है और बाकी जो 17 लोग हैं वो रेलवे पुलिस यानी आरपीएफ या नॉर्मल पुलिस के लोग होते हैं और सभी हथियारों से लैस होते हैं। और इसमें होता क्या है कि ये जो 224 बॉक्स थे जिनमें 342 करोड़ रुपए रखे होते हैं, वो एक बोगी में रखे हुए थे और उस बोगी को सील कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। और उसके बाद जो ठीक बराबर वाली बोगी थी उसमें ये 18 पुलिस वाले बैठ के पहरा दे रहे होते हैं। अब ये ट्रेन सीलम से रवाना होती है और जिस बोगी के अंदर ये जो पैसे रखे हुए थे उसके अंदर कोई नहीं था, ये सील है। उसकी बराबर की बोगी में पुलिस वाले बैठे हुए थे और पहरा दे रहे थे। और इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और सेलम से चलने के बाद इसका जो पहला स्टॉपेज था वो 2 घंटे बाद आता है। और अगर 70 किलोमीटर की दूरी से माना जाए तो इसका पहला स्टॉपेज जो है 140 किलोमीटर की दूरी पर 2 घंटे बाद पड़ना था। और जो इसका पहला स्टेशन था वो था वृद्धाचलम। और सबसे खास बात यह है कि जो चेन्नई सेलम एक्सप्रेस का जो पहला स्टेशन था वृद्धाचलम, यहाँ तक की जो दूरी थी 140 किलोमीटर, यहाँ तक डीजल इंजन में चलती है। ये पूरा रूट डीजल इंजन में था, वो इलेक्ट्रीफाइंग नहीं थी। मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक की कोई तार नहीं थी जिससे इलेक्ट्रिक इंजन चले। यहाँ तक इलेक्ट्रिक रूट नहीं था। फिर उसके बाद वृद्धाचलम से जो ये ट्रेन थी उसको फिर इलेक्ट्रिक रूट के थ्रू चलना था, यानी कि वृद्धाचलम से इंजन चेंज होना था, डीजल इंजन चेंज होकर इलेक्ट्रिक इंजन लगना था ट्रेन में। यानी अब जो ट्रेन चलेगी उसमें इंजन के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स होगी जिससे इंजन चलती, और जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है जिसके थ्रू ट्रेन चलती उसमें 25,000 वोल्ट्स का करंट दौड़ता है। तो ठीक रात 9 बजे ये ट्रेन सेलम से चलती है और ठीक 11 बजे अपने तय अनुसार वृद्धाचलम स्टेशन पहुंच जाती है। अब इस ट्रेन को यहाँ से इलेक्ट्रिक इंजन से चलना था, तो इंजन चेंज होता है। सो वृद्धाचलम स्टेशन पे इसका 1 घंटे का स्टॉपेज होता है, क्योंकि डीजल इंजन को हटाकर इलेक्ट्रिक इंजन लगाने में वक्त लगता है, इसलिए ट्रेन का स्टॉपेज वहाँ पर 1 घंटा था वृद्धाचलम में। फिर ठीक 12 बजे ये ट्रेन वृद्धाचलम से रवाना होती है। रवाना होने के बाद ये कुछ छोटे मोटे स्टेशन पर भी रुकती है। वृद्धाचलम से चलने के ठीक 5 घंटे बाद मंगलवार 9 अगस्त की सुबह यह इग्मोर स्टेशन पहुंचती है, जो कि तमिलनाडु का ही हिस्सा है, और वहां से चेन्नई करीब 5 या 6 घंटे का रास्ता है। तो सुबह 5 बजे ये ट्रेन इग्मोर स्टेशन पहुंच जाती है। जैसे ही ये ट्रेन इग्मोर स्टेशन पहुंचती है तो बोगी में से सारे पुलिस वाले जो पहरा दे रहे थे तो बाहर निकलते हैं स्टेशन पे जहां ट्रेन रुकी हुई थी।
तो उसी में से एक पुलिस वाला बोलता है कि ट्रेन को चले हुए काफ़ी घंटे हो गए हैं, तो एक बार बोगी खोलकर चेक कर ले कि पैसे वैसे ठीक से रखे हुए हैं कि नहीं। तो फिर लॉक खुलता है। फिर जैसे ही लॉक खोलकर एक पुलिस वाला बोगी के अंदर जाता है, उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। वो देखता है कि बंद बोगी के अंदर एक अजीब तेज सी रोशनी आ रही है। वो देखता है कि रोशनी कहाँ से आ रही है, तो वो देखता है कि ट्रेन की छत पे एक बड़ा सा होल है और उस होल से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और जो खंभा लगा हुआ था स्टेशन पर उसकी बल्ब की रोशनी भी अंदर आ रही थी। तो वो बड़ा घबराता है और बहुत अजीब सा लगता है उसको कि रोशनी कैसे अंदर आ रही है। फिर सोचता है कि क्या यह पहले से ही बोगी में सुराग था क्या। फिर वो बोगी से बाहर निकलता है और अपने साथियों को सारा बात बताता है। फिर उसके बाकी साथी भी घबराते हैं। फिर वो सारे ट्रेन के अंदर जाते हैं और बड़े गौर से उस होल को देखते हैं। उस होल को देखकर लग रहा था कि इस होल के जरिए बड़ी ही आसानी से एक आदमी अंदर आ सकता था और एक आदमी बाहर जा सकता था। तो वो सुराग को देखकर घबरा गए सारे पुलिस वाले। फिर उन्होंने तलाशी ली कि पैसे ठीक ठाक है ना सारे। फिर ज़्यादातर बॉक्स तो ठीक ठाक थे, लेकिन 5 बॉक्स ऐसे मिले जो खुले हुए थे। अब खुले हुए बॉक्स को देखकर हालत ख़राब हुई पुलिस वालों की। सेलम से चली ट्रेन तब तो सब सही था, यहाँ बॉक्स खुला हुआ है। फिर सारे परेशान और उन्हें मालूम था कि सारे बॉक्स में पैसे काउंट करके रखे गए थे। तो फिर उस बॉक्स को देखने के बाद उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इनमें से 5,75,00,000 गायब है। कुछ नोट वहीं गिरे हुए थे तो कुछ बॉक्स में भी थे। तो फिर सारे पुलिस वाले हैरान परेशान। फिर सारी आरपीएफ और पुलिस वालों को खबर दी जाती है। अब ये होता है कि ये हुआ कैसे। कोई बंदा नहीं, ट्रेन बंद है, ताला लगा हुआ है, पुलिस चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो ये अचानक चलती ट्रेन से क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर सारे अपना अपना दिमाग लगाते रहते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अब रेलवे पुलिस और ये सारे पहुंचते हैं तो उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि ये हुआ कैसे, क्या हो सकता है इसमें। तो वो सारे सीक्वेंस को रिकॉल करते हैं कि ट्रेन कहाँ से चली, कब चली। तो उनका कहना था कि सेलम से विद्याचलम तक तो सब ठीक था, वहाँ पर ट्रेन 1 घंटे रुकी, फिर यहाँ तक आई। फिर और भी छोटे मोटे स्टेशन पर 1-1, 2-2 मिनट स्टॉपेज थे, तो वहाँ ऐसा हो नहीं सकता। फिर 2 थ्योरी आई कि चूँकि सेलम से विद्याचलम की दूरी 140 किलोमीटर थी, डीजल का इंजन था, तो सेलम से ही लुटेरे ट्रेन में चढ़े और वो ट्रेन की छत पर चढ़ गए और ट्रेन की छत पर चढ़ते चढ़ते उस बोगी पर आए जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे। यानी उन्हें सब कुछ पता था और उन्होंने चलती ट्रेन से बिल्डिंग के जरिए सुराग किया। एक आदमी उसमें से नीचे उतरा, फिर उसने उसमें से पैसे निकाले। ऊपर में उसका दूसरा तीसरा साथी होगा, उसने उन सबको निकाल कर पैसे दिए। तो ये पूरी चोरी करने में, बिल्डिंग करने में, अंदर जाकर पैसे निकालने में उन्हें मालूम था कि सिर्फ 2 घंटे का ही मोहलत है, क्योंकि 2 घंटे के बाद ये ट्रेन विद्याचलम में रुक जाएगी और वहाँ से फिर इलेक्ट्रिक इंजन आएगा और इलेक्ट्रिक इंजन जब लग जाए तो आप छत पर नहीं चढ़ सकते, आप होल नहीं कर सकते, क्योंकि तारों में 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। और आपने भी देखा होगा कि ट्रेन से तारों की दूरी बहुत कम होती है, तो वो बहुत रिस्की है। फिर सीधे सीधे करंट से आपके मरने का पूरा चांस है। फिर ये हुआ कि रॉबरी तब हुई जब इसमें डीजल का इंजन लगा हुआ था। ये पहली थ्योरी आई। दूसरी थ्योरी ये आई कि विंध्याचलम में ट्रेन जब 1 घंटे के लिए रुकती है और जब इंजन चेंज होती है तभी लुटेरे छत पर चढ़े, बिल्डिंग की और पैसे लूट लिए। लेकिन फिर पुलिस ने यह सोचा कि जब आपको मालूम हो कि ट्रेन 1 घंटे रुकने वाली है तो बहुत सारे पैसेंजर्स भी ट्रेन से उतर कर स्टेशन पर टहलते हैं और पुलिस वाले भी बोगी के आसपास ही थे जिसमें पैसे थे। तो ऐसे में बिल्डिंग करना और अंदर जाकर पैसा निकालना बहुत रिस्की है, क्योंकि पुलिस वाले आसपास ही थे, बिल्डिंग की आवाज़ से उन्हें पता चल जाएगा और वो पकड़े जाएंगे। तो फिर पुलिस वालों ने इस थ्योरी को नकार दिया। आखिर में सारी जांच ने यही कहा कि ये चोरी सेलम से विद्याचलम के रास्ते में चलती ट्रेन में चोरी हुआ है और लुटेरों ने इसी 140 किलोमीटर की दूरी के दौरान उस चोरी को अंजाम दिया है। अब ये तो हो गई लूट। इसके बाद अब सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, सब कुछ हुआ। इसके कारण ट्रेन लेट भी हुई। वो दोपहर को चेन्नई पहुंची जहां सुबह उसको चेन्नई पहुंचना था। जो बाकी बचे बॉक्स थे उनको उठाकर आरबीआई के ऑफिशियल्स अपने कस्टडी में लेते हैं, फिर उसको ले जाकर खजाने में डाल देते हैं। अब शुरू होती है ये 5,75,00,000 जो गायब थे उसकी तलाश। तो चेन्नई पुलिस, रेलवे पुलिस सब मिलकर इसकी शुरुआती जांच शुरू करते हैं, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। फिर ये मामला तमिलनाडु के सीआईडी के पास पहुंचती है। तो सीआईडी ऐसे मामलों की स्पेशलिस्ट थी, तो ये जांच उनको सौंप दिया जाता है। सीआईडी मामले की जांच करती है और लगातार करते रहती है, लेकिन सीआईडी को कोई भी सुराग नहीं मिलता है, क्योंकि मामला ही ऐसा था। कोई क्लू नहीं, कोई विटनेस नहीं
किसी ने किसी को ट्रेन के बॉगी पे चढ़ते नहीं देखा था। तो वक्त बीतता जाता है, जांच चलती रहती है। वक्त बीतता जाता है, कोई पता नहीं चलता। और पुलिस के लिए भी चैलेंज, ये कैसे क्रैक करे। तो लंबा वक्त बीत जाता है। जब पुलिस हर तरफ से हार जाती है तो फिर उनके एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम आम पुलिस लाइन से हटकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो पहला काम वो करते हैं कि वो कुछ आईटी एक्सपर्ट्स को पकड़ते हैं। आईटी एक्सपर्ट से वो कहता है कि आप एक चीज़ बताओ कि सेलम से 9 बजे ट्रेन चली और विद्याचलम ये रात 11 बजे पहुंची। तो इन 2 घंटे के दौरान इस पूरी रूट पर कितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे। अब उसमें सैकड़ों मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे। तो फिर धीरे धीरे वो सारे मोबाइल नंबर्स निकालते हैं जो एक्टिव थे, जिसमें काफ़ी टाइम लगा। अब उन मोबाइल फ़ोन में से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे जब ट्रेन चल रही थी। तो एक एक करके जिन पर इनको शक नहीं था वो उनको साइड करते गए। करते 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 उनको 7 से 8 मोबाइल नंबर ऐसे मिले जो तमिलनाडु या चेन्नई के नहीं थे। वो नॉर्थ इंडिया के थे। नॉर्थ इंडिया के भी नहीं, वो मध्य प्रदेश के थे। जब उनकी लोकेशन चेक की गई तो 2 चीज़ें सामने आई बड़ी इंपॉर्टेंट। एक ये कि सेलम से विद्याचलम तक ये मोबाइल एक्टिव था और विद्याचलम के बाद ये आगे नहीं गया। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हुई। अगर यही चोर है तो रॉबरी इससे आगे नहीं हुई। दूसरा, इन सारे नंबर्स को खंगाला गया कि नंबर कहाँ के हैं, कैसे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के ही थे। तो ये मध्य प्रदेश के तो थे ही, लेकिन ये सारे नंबर्स मध्य प्रदेश के एक ही इलाका के थे। अब इसमें यह भी डाउट हुआ कि सारे फैमिली हो, सारे रिश्तेदार हो, वो कहीं घूमने जा रहे हो, किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो साउथ में। तो आप कैसे पकड़े, चूँकि कोई प्रूफ तो है नहीं। लेकिन पुलिस फिर उसके बाद एमपी का दौरा करती है, नंबरों को खंगालती है, उनके जानने वालों को खंगालती है। कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। इसी दौरान ये करते करते पुलिस नासा की हेल्प लेती है, जो अमेरिका की स्पेस रिसर्च सेंटर है। तो नासा से वो कहती है कि 8 अगस्त 2016 की रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सेलम से लेकर विद्याचलम तक आपके सैटेलाइट ने कोई तस्वीर कैद की और आपके पास हो तो हमें दें। तो नासा भी इसमें मदद करती है। उसने कुछ तस्वीरें निकाली। उन तस्वीरों के आधार पर 11 लोग सस्पेक्ट पाए गए। और पुलिस ने उसके बाद एक तरफ कॉल डिटेल्स तो था ही, एक तरफ नासा की तस्वीर, उन सब को मैच किया। फिर एक टीम गई मध्य प्रदेश और उनको पकड़ लेती है। और फिर जब पुलिस उन्हें पकड़ती है तो सारी कहानी सामने आती है। 6 से 7 लोगों की इनकी टीम होती है। इस गैंग का नाम होता है पादरी गैंग, जो इस ट्रेन चेन्नई सेलम एक्सप्रेस से लगातार 10 दिन ट्रैवल करते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि तीनों बैंक से आरबीआई के पास कुछ 400 करोड़ रुपए जाने वाले हैं। तो ये लगातार इस ट्रेन की रेकी करते हैं। फिर वो दिन आता है जब पैसे जाने वाले होते हैं और इन्हें पता चलता है कि सेलम से ये ट्रेन डीजल इंजन में चलती है, इलेक्ट्रिक में नहीं। और इंजन आगे जाके विंध्याचलम में चेंज होता है। तो चोरी करने के लिए इनके पास 2 घंटे का वक्त होता है। तो ट्रेन जब स्टेशन से चलती है तो ये लोग ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और बैटरी कटर से ये लोग ट्रेन की छत पर सुराग करते हैं, जिसमें एक बंदा नीचे जाके चोरी करता है, बाकी 2 बंदे ऊपर छत पर रहते हैं। और बाकी के बंदे ट्रेन में ही रहकर नज़र रखते हैं कि कोई देख न ले या किसी की नज़र उन पर नहीं पड़े। इतना सब करने में 1 घंटा निकल जाता है। तो इनके पास सिर्फ 1 घंटा ही बचता है। तो ये सिर्फ 5 बॉक्स से ही पैसा निकाल पाते हैं, जिसमें से सिर्फ 5 करोड़ 75 लाख ही हो पाते हैं। और फिर वो निकल जाते हैं। जब ट्रेन विंध्याचलम रुकती है तो ये लोग ट्रेन से उतर जाते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन और नासा की इमेज के थ्रू ये लोग पकड़े जाते हैं। इस केस को सॉल्व करने में सीआईडी को 2 साल लगे थे और इसको ये 2018 में सॉल्व करती है। तो ये थी आज़ाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी की कहानी। तो कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका कोई भी सुझाव हो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कहानी रोज़ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।